हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो इसलिए है क्योंकि ये आपका कोड 509 का है, जो आपका कल पेपर होना है। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत ब्लॉक 1 हमने आज लिया और इसमें हमने इंपॉर्टेंट वो सभी क्वेश्चंस रखे हैं जो आपके पीडीएफ में दिए हुए हैं। आपके पीडीएफ में जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जहां से एमसीक्यू निकाले जाते हैं। जनरली हम लोग बुक से पढ़ते हैं और उतने एमसीक्यू नहीं मिल पाते हैं और एग्जाम में जाने पे लगता है कि यार ये एमसीक्यू तो आए नहीं। तो ये बुक के आपके एमसीक्यू हैं और जो निकाले गए हैं प्रगति जांच में जो दिए जाते हैं, अभ्यास प्रश्न में दिए जाते हैं, वो एमसीक्यू हमने लिए हैं। इसका पीडीएफ भी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं लिंक दे दूंगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा बिल। ठीक है, तो चलिए फिर जल्दी से देख लेते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ले लेते हैं आपके इम्पॉर्टेंट सारांश जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट ये होते हैं आपके लिए। यदि आपने कुछ अभी तक इतना नहीं पढ़ पाया तो आप इनको पढ़ लीजिए, 100% आप पासिंग मार्क्स पा जाएंगे। सामाजिक विज्ञान आप पढ़ रहे हैं, प्राथमिक स्तर पे उच्च स्तर पे पढ़ रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन आपका क्रिएट हो जाता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान जो शिक्षण है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण, उसके उद्देश्य क्या है। तो हम यहाँ पे उद्देश्य की बात करेंगे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, या फिर क्वेश्चन पूछ दे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण यानी 2006 जो है, इस पर राष्ट्रीय अभिकेंद्रित समूह की टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रीय अभिकेंद्रित समूह ने क्या कहा उसके बारे में। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं। पहला इसका उद्देश्य हम ले लेते हैं। पहला उद्देश्य होता है कि मानव जाति और जीवन के अन्य रूपों के निवास के रूप में पृथ्वी के बारे में समझ विकसित करना। यानी कि जो मानव जाति है और जो जीवन है, ठीक है, और जो पृथ्वी पे जितने भी लोग निवास कर रहे हैं या पृथ्वी के बारे में, जो भी पृथ्वी में है, उन सभी के बारे में समझाना कि पृथ्वी क्या है, यहाँ पे क्या क्या पृथ्वी में पाया जाता है। ठीक है, तो पहला हमारा क्रिएट हो रहा है उद्देश्य कि मानव जाति और पृथ्वी पे रहने वाले लोगों और पृथ्वी के बारे में समझ विकसित करना या बताना। दूसरा देख लेते हैं, भूमंडलीय संदर्भों में विद्यार्थी के अपने क्षेत्र, राज्य एवं देश के अध्ययन पर जागरूक करना। यानी कि विद्यार्थी को, छात्र को अपने क्षेत्र, राष्ट्र और देश, राज्य और देश के बारे में बताना या जागरूकता पैदा करना। इतना आप याद कर लीजिए कि विद्यार्थी को अपने क्षेत्र, राज्य और देश के प्रति जागरूक करना और जागरूकता पैदा करना। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, देश की सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं की क्रियात्मकता एवं गत्यात्मकता और प्रक्रिया से विद्यार्थी को परिचित कराना। यानी देश की सामाजिक, राजनीतिक और जो इन सब की क्रियात्मक चीजें होती हैं, गतिशील चीजें होती हैं, इससे विद्यार्थियों को परिचित कराना, बताना। ठीक है, तो देश की सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं के बारे में, उनकी क्या क्रिया होती है, क्या काम, कैसे वो गतिशील होते हैं, ठीक है ना, किस तरह से देश काम करता है, आगे चलता है, उसके बारे में विद्यार्थियों को बताना। फिर विश्व के अन्य भागों में समकालीन विकास के संदर्भ में भारत के इतिहास के अध्ययन का सूत्रपात करना। यानी जो विश्व है, विश्व में किस तरह से विश्व आगे बढ़ा, किस तरह से कौन कौन सी संस्थाएं बनी, किस तरह से एक देश दूसरे देश से जुड़े, ठीक है, और किसके परिप्रेक्ष्य में भारत के इतिहास के साथ भी ये बताना है। तो ये जो चीजें हैं आपको, स्टूडेंट को, ये उद्देश्य होते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। चलिए अब नेक्स्ट कुछ देख लेते हैं जो आपके मेन इंपॉर्टेंट दिए हुए। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, प्रगति जांच में क्वेश्चन आपका दे दिया कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण पर राष्ट्रीय अभिकेंद्रित समूह के अनुसार 2006 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य थे। तो देखिए ऊपर जस्ट हम अभी देख के आ ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। विभेदीकृत समाज में सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र या फिर नित नए दिन सामाजिक विज्ञान का उदय हो रहा है। ये इससे दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है ना, विभेदीकृत समाज क्या कहलाता है। तो देखिए, विभेदीकृत समाज यानी एक विसमांगी तथा पेचीदा समाज है और जहाँ पे कई सामाजिक समस्याओं एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यानी कि ये वर्तमान का जो समाज है एक विभेदीकृत समाज है जहाँ पे बड़ी संख्या में सामाजिक समस्याएं व्याप्त है। तो आप कह सकते हैं कि एक ऐसा समाज, विभेदीकृत समाज एक ऐसा समाज है जहाँ पे बड़ी संख्या में रोज नित नए सामाजिक समस्याएं उदय हो रही हैं। ठीक है ना, और कुछ ऐसी समस्याएं जिनका वर्तमान
सामना करता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? विभेदीकृत समाज कहलाता है। और आज के समय में आपको पता है कि वर्तमान में समाज में विज्ञान तथा तकनीकी, प्रगतिशील मीडिया का और अनेक चीज़ों का प्रभाव हो रहा है, जिसके कारण से बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं और परिवर्तन के कारण से बहुत सारी सामाजिक समस्याएं जो होती हैं वो दिन प्रतिदिन नई आ रही हैं। हम रोज किसी न किसी नई समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपको पता है। और इस प्रकार से नए सामाजिक विज्ञान उदय हो रहा है। ठीक है, और इस प्रकार की नई सामाजिक समस्याओं को समझने और सुलझाने के लिए शिक्षा व्यवस्था का भाग बन रहा है। 18वीं 19वीं शताब्दी में सामाजिक विज्ञान था, उसमें से सामाजिक कार्य, लोक प्रशासन, अपराध विज्ञान, मनोविज्ञान, जनसांख्यिकी विज्ञान आदि का कम अस्तित्व था। लेकिन अगर हम इस समय पिछली एवं वर्तमान शताब्दी सदी की बात करें तो इनमें जो ये सब्जेक्ट आपके थे, सामाजिक कार्य, लोक प्रशासन, अपराध विज्ञान, मनोविज्ञान, जनसांख्यिकी विज्ञान, वो उनका जो अस्तित्व पहले कम था, लेकिन आज के वर्तमान समय में इनका स्थान जो है वो महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि नई सामाजिक समस्याएं इनसे संबंधित है। हर एक, जैसे मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों में बढ़ रही है, लोग मानसिक हो रहे हैं और इसका जो इलाज है वो साइकोलॉजी के माध्यम से होता है, तो उसका महत्व अब बढ़ गया है, पहले नहीं था। जनसांख्यिकी विज्ञान का भी यही है, पहले जितना। लोक प्रशासन ले लीजिए, लोक प्रशासन से तो लोग IAS ऑफिसर बनते, पहले इतने लोग नहीं बनते थे, उसका ज़्यादा महत्व नहीं था, लेकिन आजकल इसका ज़्यादा महत्व होने लगा है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में जनसंख्या से संबंधित मुद्दे, विशेषकर जनसंख्या वृद्धि, कोई महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा नहीं हुआ करता था पहले। लेकिन अगर हम अब वर्तमान की बात करते हैं तो जनसंख्या वृद्धि से संबंधित जटिलताओं ने सामाजिक विज्ञान के बहुत से पहलुओं को प्रभावित किया है और लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, लेते भी हैं। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण भाग बन चुका है। और पूर्व आधुनिक समाज में लोगों का जीवन सामान्य हुआ करता था, अपराध वो कम किया करते थे, तो आपराधिक मामले कम हुआ करते थे। लेकिन आधुनिक युग में औद्योगिक समाज में लोगों की गतिविधियां जो है मानव के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, उससे संबंधित होती हैं। सभी रोगों की जांच के लिए सामाजिक विज्ञान का विषय, जो अपराध विज्ञान हम आपको पहले ही बता चुके हैं, उसका उदय हुआ है। तो इस तरह से शिक्षा व्यवस्था के महत्वपूर्ण भाग बन गए हैं। और इसी प्रकार से कहा जाता है कि जो सामाजिक विज्ञान के विषय हैं, सामाजिक समस्याओं की परिवर्तनशील प्रकृति को समझने के लिए दिन प्रतिदिन उदय हो रहा है। अगर क्वेश्चन ये आता है, जैसे आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है कि नए सामाजिक विज्ञानों का उदय दिन प्रतिदिन क्यों हो रहा है, या फिर विभेदीकृत समाज से आप क्या समझते हैं, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत समझाइए, तो आपको आंसर यही लिखना होगा। ठीक है, हमने 2 ऐसी चीज ली है जो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती हैं और कम टाइम के लिए भी वेस्ट है। चलिए और देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपके इसमें दिया हुआ है। प्रगति जांच में कि 3 शर्तें लिखिए जो किसी ज्ञान की क्षेत्र की विशेषता को दर्शाती हों और सामाजिक विज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले किन्हीं 5 विषयों का नाम लिखना है। क्वेश्चन को समझिएगा, सामाजिक विज्ञान की बात कर रहा है, ना कि सामाजिक अध्ययन की। तो चलिए इसके लिए हमें ऊपर थोड़ा सा चलना होगा कि 3 शर्तें कौन सी हैं ज्ञान की क्षेत्र की विशेषता को दर्शाने के लिए, जो ज्ञान की क्षेत्र की विशेषता को दर्शाती हैं, वो 3 शर्तें कौन सी है। तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ। और 5 जो है वो आपको सब्जेक्ट यहाँ पे लिखने होंगे जो सामाजिक विज्ञान में पढ़ाए जाते हैं। जैसे सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो अभी जस्ट हम ऊपर आपको बता चुके हैं कि वो सब्जेक्ट कौन से हैं, 5, ठीक है ना। तो वो आप 5 सब्जेक्ट लिख दीजिए। अब ये 3 शर्तें यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए ये देखिए यहाँ पे है कि 3 मुख्य शर्तें हैं जिनके अध्ययन के क्षेत्र की प्रकृति की विशेषताओं को बताता है। तो यदि क्वेश्चन आता है कि सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र की प्रकृति किस तरह की है, तब भी आपको यही लिखना होगा। 3 शर्तें पूछ रहा है तब भी यही लिखना है। वो शर्तें कौन सी हैं? तो पहला है कि कोई व्यक्तिगत विषयों का समावेशन एक क्षेत्र में अवश्य होना चाहिए, ठीक है ना। कई व्यक्तिगत विषयों का समावेशन एक क्षेत्र में अवश्य होना चाहिए और एक अध्ययन क्षेत्र में आने वाले विषयों के बीच कार्यकारी संबंध एवं अंतर होना चाहिए। एक अध्ययन क्षेत्र में यदि जो विषय 2-3 विषय आते हैं तो उनके बीच का संबंध भी होना चाहिए और अंतर भी उनमें होना चाहिए। और विभिन्न अध्ययन क्षेत्रों के विषयों या अध्ययन क्षेत्रों के बीच क्रियात्मक संबंध और अंतर होना चाहिए। अब देखिए पहला थोड़ा अलग है कि कई व्यक्तिगत विषयों का समावेशन एक क्षेत्र में अवश्य होना चाहिए। यानी यदि आप राजनीति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान एक क्षेत्र हो गया, लेकिन इसमें कई व्यक्तिगत विषय भी शामिल होने चाहिए, ठीक है। अब सेकंड एंड थर्ड जो है ये बिल्कुल एक है।
अब ये सिर्फ इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें ये कह रहा है कि एक अध्ययन क्षेत्र में आने वाले जो विषय हैं उनके बीच संबंध और अंतर होना चाहिए, और फिर दूसरा ये है कि जो विभिन्न अध्ययन क्षेत्र के विषय हैं उनके बीच में संबंध और अंतर होना चाहिए। यानी एक अध्ययन क्षेत्र में जो आने वाले विषय होते हैं उनके बीच संबंध और अंतर हो, और जो विभिन्न अध्ययन क्षेत्र के बीच में आने वाले विषय होते हैं उनके बीच में अंतर और संबंध हो। तो सिर्फ एक अध्ययन और विभिन्न अध्ययन का अंतर है और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? तो 3 शर्तें मिल गई। अब यहाँ पे 3 सब्जेक्ट पूछा था सामाजिक विज्ञान। अब देखिए इसके सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे दिया है सामाजिक विज्ञान में बड़ी संख्या में व्यक्तिगत विषय शामिल हैं। व्यक्तिगत विषय कौन कौन से हैं और विविध एक विषय कौन कौन से, अन्य विषय कौन कौन से, इस थोड़ा सा याद रखिएगा। तो इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और विधि जो आते हैं व्यक्तिगत विषय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 5 सब्जेक्ट आपसे पूछा था, तो आपके यहाँ पे हो गए। आप लोक प्रशासन भी जोड़ सकते हैं, मनोविज्ञान भी जोड़ सकते हैं, जनसांख्यिकी भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है ना। सामाजिक कार्य भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे अन्य विषय दिया हुआ है, मानवाधिकार हो गया, लोक प्रशासन, सामाजिक कार्य हो गया, तो इनको भी आप जोड़ के 5 सब्जेक्ट इसके लिख सकते हैं। ठीक है ना। और चलिए विज्ञान की अगर बात करें, सामाजिक विज्ञान में तो भूगोल, जीव विज्ञान और पुस्तकालय विज्ञान आदि आते हैं। तो ये हमारे हो गए 5 सब्जेक्ट, और साथ में तो हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है वो हो चुका है। चलिए अब आगे जल्दी से और देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, प्रगत जांच के उत्तर भी दिया हुआ है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण 2006 के गठित जो निम्नलिखित हमने क्या मांगा था, शर्तें जो 3 थी वो कौन कौन सी थी। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो शिक्षण के उद्देश्य है प्राथमिक विज्ञान के, तो देखिए हमने ये देखा था, आपको बताया था। यहाँ पे भी आंसर दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप पढ़ लीजिए। ठीक है ना। और यहाँ पे देख लेते हैं जो प्रश्न 2 था, सामाजिक विज्ञान अधिगम प्राचीन भारतीय संस्कृत के संक्षेप में आपको बताना था। तो उसका आंसर यहाँ पे ये होगा कि जो सामाजिक विज्ञान अधिगम का प्राचीन भारतीय संस्कृत शिक्षा पद्धति, उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान है। क्या स्थान है? तो आध्यात्मिकता, नैतिकता, सामाजिक गुणों, वृत्तियों आदि प्राचीन भारत के पथ प्रदर्शक सिद्धांत थे। कौन से सिद्धांत है? आध्यात्मिकता, नैतिकता, सामाजिक गुण। और वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ऐसे भारतीय ग्रंथ हैं जो पूर्व ऐतिहासिक समय से सामाजिक गुणों और स्वस्थ जीवन जीने के सिद्धांतों से पूर्ण थे। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी था। विष्णु शर्मा के पंचतंत्र आदि भी कुछ ऐसी भारतीय रचनाएं जिनमें सामाजिक नीतियों और सिद्धांतों के बारे में विस्तार पूर्वक से वर्णन किया गया है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में सांस्कृतिक शिक्षा पद्धति में सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्थान है। क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में सांस्कृतिक शिक्षा पद्धति में सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसको आपको सिद्ध करना है। तो उदाहरण सहित तो इसको आप लिख दीजिए। उदाहरण यही आपके हैं जो आपके वेद पुराण थे, जो आपका रामायण महाभारत है, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इनमें भी इनका जिक्र होता है। ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, दिन ब दिन जो परिवर्तन हो रहा है तेजी से, वर्तमान समय में बहुत तेजी से परिवर्तन दिन ब दिन हो रहा है। तो देखिए उसका आंसर यहाँ पे है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसे ऐसे कर देती हूँ, आप पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से मैं स्क्रॉल डाउन कर दूंगी, तो फिर आप दूसरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको मैं वहाँ पे एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ठीक है। तो ये आप उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन हो रहा है। और 4 नंबर का जो क्वेश्चन था कि 3 स्थितियां बताइए, एक अध्ययन क्षेत्र की विशेषता जो बताती हैं, या एक अध्ययन क्षेत्र की विशेषता बताइए। तो ये 3 स्थितियां यहाँ पे दी हुई हैं जो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा 5 विषय का हिस्सा माना जाता है। किसे माना जाता है? तो देखिए यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का जो 5 विषय है वो राजनीति विज्ञान है, भूगोल है, विधि है, समाजशास्त्र, इतिहास है। ठीक है। ये 5 विषय यहाँ पे इसने इन मेन टॉपिक को ले लिया। मैंने आपको लोक प्रशासन भी बताया था, लेकिन अगर आज के समय में देखा जाए तो राजनीति विज्ञान, भूगोल, विधि, समाजशास्त्र और इतिहास है। तो इसे याद कर लीजिए आप। ठीक है। और प्रश्न नंबर जो 5 था कि इतिहास की प्रकृति अंतर विषयक है, ये लिखना है। तो इसका आंसर यहाँ पे है कि यह इसलिए है क्योंकि जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हम सामाजिक विज्ञान के कई विषयों के इतिहास का अध्ययन करते हैं, जैसे राजनीति का इतिहास, अर्थशास्त्र का इतिहास, मनोविज्ञान का इतिहास, समाजशास्त्र का इतिहास, धार्मिक इतिहास आदि। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों के इतिहास, ये मैंने बोर्ड में भी आपको समझाया था इतिहास के बारे में। ठीक है। तो इतिहास में सिर्फ हम पुरातन टाइम का नहीं जानते हैं, प्राचीन काल का नहीं पढ़ते हैं, बल्कि इतिहास का मतलब होता है कि हर एक सब्जेक्ट का भी अपना अपना इतिहास होता है। तो वही है कि इतिहास की जो प्रकृति होती है अंतर विषयिक होती है। ठीक है। अंतर विषय और एक एक विषय क्या होता है मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है। चलिए आइए और देख लेते हैं। यहाँ पे एक वक्तव्य दिया है मैकाले का। ठीक है।
कि वास्तव में समिति के केवल उन्हीं सदस्यों ने स्वीकार किया जो एशियन यानी पूर्वी शिक्षा योजना यानी व्यवस्था के समर्थन करते थे। आप इससे क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, ये अगर क्वेश्चन आ जाता कि आप मैकाले के इस वक्तव्य के बारे में क्या सोचते हैं, तो यहाँ पे फिर आपको ये आंसर लिखना होगा। ये आप भारत के इतिहास 501 में मैकाले का पढ़ चुके हैं कि वो बहुत श्रेष्ठ समझता था यूरोपीय बुकों को, यूरोपीय ज्ञान को। उसका ये मानना था कि जो यूरोपीय ज्ञान है वो बहुत सर्वश्रेष्ठ और इंडियन जो भारतीय ज्ञान है वो बहुत निम्न किस्म का है, और वो भारतीय शैली को वो मानता नहीं था। वो कहता था कि भारतीय शैली जो भारतीय संस्कृति है वो अति संयोग थी, बहुत बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे ऐसा कहा जाता है, लिखा जाता है। और उसने एक वक्तव्य भी कहा था कि जो यूरोप की एक लाइब्रेरी की एक जो पुस्तक होती है वो भारतीय पूरी पुस्तकों के बराबर होती है, कुछ उसने इस तरह से वक्तव्य दिए थे। तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा एक नजर रखिए कि यदि क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो और ये न लगे कि अरे आपने तो इसे पढ़ा नहीं है। तो जो आपने 501 में मैकाले के बारे में पढ़ा था वही आपको इसमें लिख देना है, ठीक है ना। और वो चाहता था कि जो यहाँ पे भारत में जो शिक्षा दी जाती है वो अंग्रेजी माध्यम में होनी चाहिए, ना कि यहाँ के माध्यम में होनी चाहिए। सबसे बड़ा ये था, और भारतीयों ने इसका विरोध भी किया था, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस क्रियाकलाप के लिए हो सकता है कि नीचे इसका जो इकाई अभ्यास होता है उसमें हो। भारतीय इतिहास को लिखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास को लिखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, अशोक के शिलालेख को पढ़ सकने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई, किस भारतीय शासक ने प्रथम बार अशोक के शिलालेख को पढ़ सकने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, और सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई, और किस भारतीय शासक ने प्रथम बार अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की। चलिए इन सभी के आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने एक पीडीएफ बना दी है जो आपके प्रगति जांच आपके पीडीएफ में है। तो हमने क्वेश्चन को लिया है, देन इसके बाद हमने इनका आंसर ले लिया है। क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय इतिहास को लिखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो चलिए जल्दी से आंसर यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। जेम्स मिल, जो जेम्स मिल है वो भारतीय इतिहास को लिखने वाले प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है ना। भारतीय इतिहास को लिखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो जेम्स मिल। दूसरा क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख को पढ़ सकने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, अशोक के शिलालेख को। तो देखिए जेम्स प्रिंसेप, जो जेम्स प्रिंसेप है वो अशोक के शिलान्यास को लिखने वाले यानी पढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इसी तरह से क्वेश्चन अगर हम देखते हैं थर्ड, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई और किस भारतीय शासक ने प्रथम बार अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की, तो क्यों की गई, अन्वेषण और देश का परिसीमन के लिए, अन्वेषण और देश के परिसीमन के लिए की गई थी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन मैं भूल गई हूँ, किस भारतीय शासक ने प्रथम बार प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत की थी। तो बड़ौदा के महाराजा शिवाजी गायकवाड़। कौन, बड़ौदा के महाराजा सियाजी राव गायकवाड़। बड़ौदा के महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ ने प्रथम बार प्राथमिक शिक्षा जो अनिवार्य की थी। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये प्रगति जांच अब 2 ले लेते हैं। फर्स्ट हमारा हो गया 2 ले लें कि उन सभी संवैधानिक मूल्यों की सूची बनाइए जिनका सामाजिक जीवन विज्ञान द्वारा विद्यार्थियों का बीजारोपण होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन ले लेती हूँ फिर आंसर देख लेती हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, उदारता, समानता, न्याय और बंधुत्व। ठीक है ना, क्या है ये सभी वो सामाजिक संवैधानिक मूल्य हैं, ठीक है, जो सामाजिक विज्ञान द्वारा विद्यार्थियों में बीजारोपण होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चंस बन रहा है और लॉन्ग क्वेश्चन यदि आता है कि उन सभी संवैधानिक मूल्यों की सूची बनाइए जिनका सामाजिक विज्ञान द्वारा विद्यार्थियों का बीजारोपण होता है, तो आपको ये लिख देना है प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, उदारता, समानता, न्याय और बंधुत्व, और इनको आपको एक्सप्लेन कर देना है। अगला क्वेश्चन, किस शिक्षा आयोग ने प्रजातंत्र के लिए प्रशिक्षण के प्रावधानों की सिफारिश की थी। किस शिक्षा आयोग ने प्रजातंत्र के लिए, तो देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग 1948 और 49 जो था उसने ये काम किया था, ठीक है। इसी तरह से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा में समान अंतःकोश संबंधी बातें किस शैक्षिक दस्तावेज में कही गई थी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में समान अंतःकोश संबंधी बातें
किस शैक्षिक दस्तावेज में कही गई थी? तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ये सभी बातें कही गई थी। फिर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा मानव जाति के कल्याण कार्यों में संलग्न अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के नाम बताना है। जो मानव जाति के लिए संलग्न है वो अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी है? देखिए मैंने बोर्ड में भी आपको समझाया था, यूनो, यूनेस्को और यूनिसेफ, है ना। यूनो, यूनेस्को और यूनिसेफ ऐसी 3 अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो मानव जाति के कल्याण में लगी हुई हैं। चलिए प्रगति जांच अब देख लेते हैं 3। तो चलिए अब देख लेते हैं आपका 4 प्रगति जांच जो है, ठीक है ना। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने 3 देख लेते हैं। अभी हमने 2 देखा, अब 3 देख लेते हैं। 3 में ये है कि उपाश्रित कौन है। अब आपको बताना है उपाश्रित कौन कहलाते हैं। देखिए उपाश्रित का तात्पर्य दमित और गौण लोगों से है, ठीक है ना। उपाश्रित का तात्पर्य दमित और गौण लोगों से होता है, ठीक है। जो लोग दबाए जाते हैं, ठीक है, उन लोगों से होता है। और इसी तरह से अगला देख लेते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं और मुझे ये पहले मिले नहीं थे, मैंने इतना डीपली पीडीएफ को नहीं वो किया था, ठीक है, लेकिन दे रहा है दुरुस्त है क्योंकि आपके एग्जाम कल होने हैं। इतिहास में से एक उपाश्रित आंदोलन का नाम बताना। इतिहास में से एक उपाश्रित आंदोलन का नाम बताना है। तो देखिए संथाल जो विद्रोह था और कब किया गया था? तो 1855 में किया गया था। चंपारण सत्याग्रह 1917-18 में किया गया था। बारडोली सत्याग्रह 1928 में। यहाँ तो एक पूछा था, यहाँ पे 3 नाम दे दिए गए। ऑब्जेक्टिव टाइप में इन तीनों में से एक कोई भी हो सकता है ऑप्शन में, ठीक है। तो उपाश्रित के लिए या गौण लोगों के लिए जो आंदोलन किए गए थे वो कौन कौन से हैं? तो संथाल विद्रोह है, सन याद रखिएगा 1855। चंपारण सत्याग्रह है 1917-18 और बारडोली जो सत्याग्रह है वो 1928 में किया गया था। ये सभी दमित और गौण लोगों के लिए आंदोलन किए गए थे, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रगति जांच 3 में, साक्षरता दर को ध्यान में रखकर किस समूह को सर्वाधिक पिछड़ा समूह कहेंगे? साक्षरता दर को ध्यान में रखकर किस समूह को सर्वाधिक पिछड़ा समूह कहेंगे? जनजाति महिलाएं, जनजाति महिलाएं होती हैं उस समूह को सबसे पिछड़ा समूह कहा जाता है। लेकिन साक्षरता दर को ध्यान में रखकर भी यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। अब इसी तरह से प्रगति जांच 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन है अधिकांश देशों के लिए समान कुछ मुद्दों यानी विषयों की सूची निर्मित कीजिए। जो अधिकांश देश होते हैं उनके लिए कुछ मुद्दों जो मुद्दे होते हैं, विषय होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? पर्यावरण, व्यापार, वाणिज्य, मानवाधिकार, समानता। क्योंकि विश्व की बात कर रहा है तो पर्यावरण, व्यापार, वाणिज्य, मानवाधिकार और समानता कुछ ऐसे यहाँ पे विषय हैं, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीकी सामाजिक विज्ञान अधिगम क्षेत्र का अध्ययन क्या है? दक्षिण अफ्रीकी सामाजिक विज्ञान, दक्षिण अफ्रीका में सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है, उसका क्षेत्र अध्ययन क्या है यहाँ पे आपको बताना है। तो सामाजिक विज्ञान अधिगम क्षेत्र जो है सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और पर्यावरण संबंधी प्रसंगों और लोगों के व्यवहारों, मूल्यों, आस्थाओं से प्रभावित होने वाले लोगों के परस्पर और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करता है। दक्षिण अफ्रीका में सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र जो है, यहाँ तो अपने भारत की बात की जाए तो मानव है, समाज है, पृथ्वी है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और पर्यावरण संबंधित जो भी व्यवहार हो, जो भी प्रसंग यानी जो भी उसमें कंटेंट होते हैं और व्यवहार, मूल और आस्था को जो प्रभावित करने वाले लोग होते हैं उन सभी का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है दक्षिण अफ्रीका में सामाजिक अध्ययन यानी सामाजिक विज्ञान में। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एनसीएफ 2005 द्वारा नागरिक शास्त्र के स्थान पर किस नाम को प्रस्तावित किया गया है? यानी एनसीएफ 2005 में नागरिक शास्त्र के स्थान पर एक नाम को प्रस्ताव किया गया है, वो नाम आपको बताना है कौन सा। तो देखिए राजनीति विज्ञान। एनसीएफ 2005 में नागरिक शास्त्र को राजनीति विज्ञान का नाम दे दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप में 100% ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्य पुस्तकों की धारणा को वर्तमान पाठ्यक्रम परिवर्तित करने का प्रयास करता है। किन परिवर्तनों का प्रस्ताव दिया गया? यदि एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्य पुस्तकों की धारणा को वर्तमान पाठ्यक्रम परिवर्तन करने का प्रयास करता है तो वह कौन से परिवर्तन का प्रयास किया गया है? तो पाठ्य पुस्तकों को केवल शिक्षा प्रदान करने वाली से परिवर्तित होकर अधिक प्रस्तावित होना चाहिए, इसको किया गया है। थोड़ा इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये क्वेश्चन घुमा के किस तरह से पूछ सकता है। या तो क्वेश्चन पूछ सकता है जो इसमें दिया हुआ है वही पूछ सकता है, या फिर
कोई दूसरा क्वेश्चन क्रिएट यहाँ से कर सकता है कि पाठ्य पुस्तकों की धारणा को वर्तमान पाठ्यक्रम परिवर्तित करने का प्रयास करता है। यह किस एनसीएफ के द्वारा, किस एनसीएफ में प्रावधान किया गया है, परिवर्तित किया गया है, प्रस्ताव रखा गया है? तो एनसीएफ 2005 में। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन क्या क्रिएट हो सकता है? इसके आंसर से हो सकता है कि पाठ्य पुस्तकों को केवल शिक्षा प्रदान करने वाली से परिवर्तित होकर अधिक प्रस्तावित होना चाहिए। किस एनसीएफ में किया गया? तो एनसीएफ 2005 में। तो ये था आपका प्रगति जांच, आपके 4 हो गए हैं। 1 2 3 4 हमने प्रगति जांच लिए हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन भी 2-3 क्रिएट हो रहे हैं, जो ऑप्शन वाले जिसमें टॉपिक दिए हुए हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन तो है ही है। ये ब्लॉक 1 का है। इसके बाद हम आपके लिए ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3 का एक ही वीडियो में लेके आएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद अब हम आपसे 10 अप्रैल से हम आपकी जो है टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा आप भी विराम करिए, रेस्ट करिए, थोड़ा सा हम भी करें, ठीक है? तो 10 अप्रैल से हम आपकी टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। इसके बीच में हम आपको वीडियोज अवेलेबल करवाते रहेंगे, यूजफुल वीडियोज। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपसे मिलते हैं, और आपके इस एग्जाम के लिए, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। ऑनलाइन प्रिपरेशन की हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए फिर, टेक केयर, बाय।